सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? ठीक है, ज़बरदस्त। आप बताइए। बिल्कुल फिट। सर इलेक्शंस जो हैं वो हमारे तो हो गए और उसके बाद हम आगे भी पहुंच गए, लेकिन दुनिया का जो शायद सबसे बड़ा इलेक्शन है वो होने को है 5 तारीख को, ट्यूसडे को। अमेरिकन इलेक्शंस हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक नॉमिनी जो हैं वो कमला हैरिस साहिबा हैं और जो रिपब्लिकन नॉमिनी वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस सारे के ऊपर हमने आज का सेगमेंट एक पूरा डेडिकेट किया है कि हम इसके ऊपर बात करें, इसके अंदर से कुछ समझ पाएँ। एक तो ये कि उनकी इंटरनल जो मामलात हैं वो क्या हैं, उसके अंदर से क्या नतीजा अभी तक मुतवक्के है। उसके साथ साथ एक ये बहुत बहस छिड़ पड़ी है कि इसका पाकिस्तान को डायरेक्टली क्या इफ़ेक्ट होगा। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जो पिछले हमारे प्राइम मिनिस्टर बानी पीटीआई जब वो पावर में थे तो उनकी मुलाकात भी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, जब वो प्रेसिडेंट थे यूएस के। उसके बाद से जो बाइडन जब आए, जो करंट प्रेसिडेंट है यूएस के, उनके साथ ताल्लुकात जो थे वो थोड़े से तल्ख रहे। उसके बाद जो वीओएनसी के बाद जो मरासले वाली बात भी हुई और वो साइफर वाली बात भी, वो भी एक डेट्रीमेंट उसने कॉज किया यूएस पाकिस्तान रिलेशंस की तरफ। उसके बाद फ़ोन कॉल वाला मसला कि जी मुझे कॉल नहीं आई या उनको उन्होंने कॉल नहीं किया, कॉल नहीं हो पाई, ये भी बड़े मसले थे। तो एक बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो इस वक्त नज़र आ रहा है कि एक हिस्टोरिक वे में वो एक रिपब्लिकन कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। आया पाकिस्तान के लिए इसमें से क्या चीज़ें बेहतर होंगी, क्या नहीं होंगी, इसके ऊपर सारी हम बात करते हैं। जी बिल्कुल। इसमें हमारे पास आज एक्सपर्ट भी हैं, उनसे हम पूछेंगे। मुझे एक बहुत स्ट्रेंज बात जो लगती है ना, वो ये लगती है कि इंडियन डायस्पोरा, बांग्लादेशी डायस्पोरा, मतलब जितने और ममालिक हैं, ये जब वहाँ पे जो इनके इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो जब अमरीकी सेनेटर्स से मिलते हैं तो वहाँ पर अपने लोगों की नौकरियों की बात करते हैं, अपने लोगों के रहन सहन की बात करते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी डायस्पोरा जब वहाँ पर मिलता है ऐसे लोगों से, तो वो पाकिस्तान की बात करता है कि हमारे यहाँ पे कोई एक पॉलिटिकल लीडर है उसको सपोर्ट करो, या उस किसी और को तुम सपोर्ट कर रहे हो उसकी सपोर्ट छोड़ दो। ये बिल्कुल मिजाज ही मुख्तलिफ है पूरी दुनिया से, ये मैं समझना चाहता हूँ। बिल्कुल। और जैसे आपने जिक्र किया, हमारे पास इसी चीज़ पर डिस्कस करने के लिए आज एक गेस्ट भी हैं। नुज़ैरा आज़म साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मुझे बुलाने का, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपसे जी पहला सवाल यही है कि ज़रा ऑन ग्राउंड हमें बताएं क्या सिचुएशन है इस वक्त। डेमोक्रेट्स किधर देख रहे हैं, रिपब्लिकन्स किधर देख रहे हैं, और बाद में हम फिर इस बात पे आते हैं कि पाकिस्तान को इस तमाम चीज़ से, सिलेक्शन के रिजल्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इस वक्त काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है यहाँ अमेरिकी इलेक्शंस में। यूँ तो हर दफ़ा ही इलेक्शन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन इस बार कुछ एजेंडा ऐसा है जिस वजह से कि काफ़ी गर्मा गर्मी भी पैदा हो गई है और बड़ा कांटेदार मुकाबला है। कहीं कहीं पे कमला हैरिस एकदम से ऊपर बढ़ जाती हैं, उनके पोल्स बढ़ जाते हैं, कहीं पे बराबर आ जाते हैं ट्रम्प साहब के साथ। एक्सक्यूज मी। लेकिन यही है कि अब देखना ये है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये किस तरफ को जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शंस के नताइज बहुत ही सटल होते हैं। आप इसमें पहले से प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, और अमेरिका में ख़ास तौर पे वन वोट वन मैन तो नहीं होता है ना, कि इलेक्शन जो है, सदर जो है वो पॉपुलर वोट से नहीं जीतता। जैसे आपने देखा ही होगा कि हिलरी क्लिंटन के तकरीबन 2.5 मिलियन वोट ज़्यादा थे या उससे भी ज़्यादा थे, लेकिन वो हार गई थी। क्यों हारी? इसी तरह एल गोर के 5 लाख वोट जो थे वो बुश साहब से ज़्यादा थे, लेकिन वो हार गए। क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा जो एक मसला है या जो एक तरीक़ा है जो मुझे लगता है कि वो कंट्रोल करने का तरीक़ा है, वो है इलेक्टरल कॉलेज। इलेक्टरल कॉलेज के जो 538 या 34 लोग हैं वही फैसला करते हैं कि सदर कौन बनेगा, और
किसको ये वाइट हाउस, किसके लिए वाइट हाउस के दरवाजे खोले जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। अब अगर इस वक्त कमला हैरिस काफी पॉपुलर हैं और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब वो इतनी पॉपुलर है तो वो हारेगी कैसे। उसको हारना नहीं चाहिए, वो ना चाहे, वो नहीं चाहिए कि बात अलग है, वो आपके दिल की ख्वाहिश है, लेकिन जो हकायक हैं वो बिल्कुल अलग है। वो आप पॉपुलैरिटी पे नहीं जीतता है सदर यहाँ, वो इलेक्ट्रल कॉलेज की पॉपुलैरिटी पे जीतता है। अब इलेक्ट्रल कॉलेज के जो लोग हैं, अब उनकी मर्जी है कि वो किसको वोट देते हैं जी, और किसको बेहतर समझते बिल्कुल। हैं। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा, जैसे मैंने अभी हम इंट्रोडक्टरी जब गुफ्तगू भी कर रहे थे, तो इस दफ़ा ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो वहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं, उन्होंने अपना थोड़ा सा स्टांस जो है वो एक रिपब्लिकन कैंडिडेट की तरफ किया है, नेमली डोनाल्ड ट्रंप। सो आपके ख्याल में इस चीज़ में कितनी हकीकत है, और इसकी कोई अगर बुनियादी वजूहत हो कि उन्होंने क्यों ऐसे किया है, वो क्या हो सकती है? जी, उसकी वजूहात जो हम सामने नजर आ रही हैं वो यही है कि उनका कहना ये मुसलमानों का, अच्छा उसमें सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान नहीं, अरब मुस्लिम भी हैं। खास तौर से वो लोग तो फलस्तीन के उस पे ना, पाकिस्तानी और अरब यानी जितने मुसलमान हैं, उन्होंने पहले यही शुरू में कहा था कि फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो डेमोक्रेट्स की वजह से हो रहा है और हम इनको सबक सिखाएंगे और इनको वोट नहीं देंगे। लेकिन हुआ क्या कि यही मुसलमान तकरीबन 3 हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा है वो दे रहा है ग्रीन पार्टी को, जिसकी जिल स्टाइन है। जिल स्टाइन प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही हैं, तीसरी बार या दूसरी बार, 2 बार पहले भी हार चुकी हैं, इस बार वो खड़ी हो रही हैं। वो कहते हैं, वो जो हमारे मुसलमान हैं और हमारे पाकिस्तानी, खास तौर से पाकिस्तानी लोग ये कह रहे हैं कि हम जिल स्टाइन को वोट देंगे और हम एक तीसरी पार्टी यहाँ पे उसको इस्टेब्लिश करेंगे। चले ठीक है, वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरा एक तबका है, जैसे हमारे जो एक एसोसिएशन है यहाँ पाकिस्तानियों की, पाक पैक, अच्छी खासी बड़ी एसोसिएशन, उन्होंने परसों नरसों उन्होंने इंडोर्स किया है ट्रंप को। उनका भी यही कहना है कि उनका थोड़ा सा स्टांस मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि जो बाइडन इंतजामिया थी वो हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हुई और हमें आगे कुछ करने में मदद नहीं की बाइडन इंतजामिया ने। तो और उसके अलावा जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है या और पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उस सिलसिले में हम अब ट्रंप को वोट देंगे। उनको पूरा यकीन है कि ट्रंप अगर आ जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के साथ हालात भी बेहतर हो जाएं और हो सकता है इमरान खान को छुड़ा भी दिया जाए। और इसकी बुनियाद पता है, एक फेक वीडियो चली थी कि जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर मैं आ गया तो मैं इमरान खान को छुड़ा दूंगा। हालांकि आप ये सोचिए, इन लोगों की ये अपनी पॉलिसी से नहीं हटते हैं। कहने को कुछ कह लें आप, लेकिन जो मुल्क की पॉलिसी है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है, वो उससे कभी इनहराफ नहीं करेंगे, चाहे वो जिल स्टाइन आ जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप आ जाए या कमला हैरिस आ जाए। तो ये सारा सिलसिला है। वो लोग ये चाह रहे हैं कि अच्छा, फिर तीसरी चीज जो एक आ गई है इमिग्रेशन। इस वक्त आप अगर देखें तो दोनों जो हैं, दोनों उम्मीदवार, बज़ाहिर दोनों का कोई एजेंडा एक जैसा नहीं है, लेकिन इमिग्रेशन पे दोनों का लगता है कि एक ही चीज पे बात कर रहे हैं, असाइलम पे खास तौर से। कुछ अरसे पहले अमेरिका को ये कहा जा रहा, हमेशा कुछ अरसे क्या हमेशा से ये कहा जाता है कि अमेरिका जो है एक इमिग्रेंट्स का मुल्क है। तो उसकी ये इस हैसियत को कम करने के लिए या इसको एक खास तबके का मुल्क बनाने के लिए ये एजेंडा जो है कि इमिग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा हाथ सख्त किया जाए। तो ये सिलसिला चल रहा है यहाँ। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बार बार बात होती है कि पाकिस्तान से अगर ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो पाकिस्तान को स्पेस मिलेगी। अब बात ये है कि हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में हैं। IMF के प्रोग्राम में होने का शायद मतलब ही ये है कि ताल्लुकात मेंड हो चुके हैं, क्योंकि 2 साल या 1 साल तो हमें बहुत मुश्किल पेश आई, क्योंकि हम वो प्रोग्राम में आना चाह रहे थे लेकिन हमें नहीं आने दिया जा रहा था। अब जबकि हम आ चुके हैं और अब एक दूसरे मुश्किल का हमें सामना है कि जो हमारे टारगेट्स थे टैक्स कलेक्शन के वो पूरे नहीं हो रहे। तो हमने मुसलसल चौथा महीना है कि हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सके। अब ऐसी सूरत में
अगेन हमने अभी फर्स्ट ट्रांच चाहिए, इसके बाद हमने सेकंड ट्रांच की तरफ जाना है, तो वो KPIs हैं जो हमने दिखाने हैं कि हमसे हुए नहीं हुए। तो मतलब अगेन क्या कोई फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है? हमें अपनी तरफ से तो जो हमारे KPIs हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। हमारा अब उस तरह से तो कोई हाथ पकड़ कर नहीं चलेगा अमेरिका में। क्या ये मेरी रीडिंग दुरुस्त है? आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है, बल्कि मेरा ख्याल में बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए उसकी वजह क्या है कि किस वजह से पाकिस्तान के इतने कमजोरी का पाकिस्तान के ऊपर छाई हुई है। उसकी वजह यह है कि खुद हम लोग यहाँ पे हमारी लॉबिंग बहुत कमजोर है। हमारी लॉबिंग है एक खास तबके तक है, एक खास ग्रुप है, तस्वीरें खिंचवाने तक है, या अपने कुछ फंड्स कह लें, फंडिंग के लिए कह लें, या यानी एक कम्युनिटी के बेस पे नहीं कर रहे हैं। और जब तक कम्युनिटी कुछ नहीं कहती है, अमरीकी निज़ाम जो है वो बिल्कुल साकित खड़ा रहता है। हाँ, कम्युनिटी अगर शोर करेगी या आगे बढ़ेगी या काम करना शुरू करेगी या इन्वॉल्व होगी, पाकिस्तानी लोग पॉलिटिक्स में एज सच इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर हैं भी थोड़ा बहुत तो वो बहुत ही यानी नॉमिनल उसमें है। आबादी के लिहाज से अब वो फौरन शुरू हो जाता है मुआवजा के इंडिया के लोगों का। मैंने कहा मैं वही देखती, मैंने कहा इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, पाकिस्तान के लोग तो तकरीबन इंडिया के मुकाबले में काफ़ी कम है। लेकिन बात ये नहीं है कि तादाद की बात है, क्वालिटी भी नहीं है ना। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ जो है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें पाकिस्तानी लोग इक्का दुक्का ही कहीं नज़र आते हैं। इंडियन हर यूनिवर्सिटी में दो तीन बैठे पढ़ा भी रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के लोग बहुत कम हैं। फिर पॉलिटिक्स में या दूसरे जो अमरीकी जो लोकल सिस्टम में लोग कम है। पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं अब, लेकिन वो भी एक हद तक आते हैं। उसके बाद वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी, मैं कम्युनिटीज़ को देखती हूँ, बज़ाहिर उनमें आपस में बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन जहाँ बात उनके मुल्क की आ जाती है वहाँ वो सारे इख्तलाफात भूल के एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं और वो उसको सपोर्ट करते हैं बावजूद इसके कि वो उसको पसंद नहीं कर रहा है या दुश्मनी है उसकी। लेकिन क्योंकि मुल्क का नाम है, मुल्क के नाम को ठीक करना है, इस वजह से। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी। आप अभी ये जो अभी बात हम कर रहे थे ना कि ये लोग जो लोग ट्रम्प साहब को सपोर्ट कर रहे हैं या कमला हैरिस को या जिल स्टाइन को, इसकी एक वजह जो मुझे नज़र आती है वो ये भी है कि हम लोगों के यहाँ किसी भी मुस्लिम मुल्क में आप उठा के देख लें, हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है और हम जमहूरी उसूलों से बिल्कुल नाआशिना। वोट डालना जमहूरियत नहीं है, बल्कि जमहूरियत वो है जिसके उसूलों पे, जिसकी रहनुमाई में आप अपने मुल्क में या किसी भी मुल्क में रहें तो उसके ऊपर चलकर, जैसे मैं यहाँ फ़र्ज़ कीजिए मैं पाकिस्तान से हूँ, अगर मैं यहाँ की जमहूरियत के उसूलों पे चलते हुए रहूँगी तो मेरे मुल्क का नाम अच्छा होगा। उसमें लोग कहेंगे कि भाई ये पाकिस्तान की हैं और ये हमारे उसूलों को, ये जमहूरी उसूलों पे चलती। लेकिन हम क्योंकि डिक्टेटरशिप में रहें शुरू से, सारे मुसलमान कंट्री, शायद एक या दो मलेशिया या एक आध और मुल्क है वो, उसके अलावा, लेकिन हम सब डिक्टेटरशिप में रहें और हमें वही पसंद और हम वही रवैये यहाँ भी अख्तियार किए हुए। माना कि अमेरिका की जमहूरियत कोई बहुत ही ज़बरदस्त जमहूरियत नहीं है, लेकिन आम आदमी तक ये पहुँच चुकी है। आम आदमी इससे खुश है, आम आदमी इससे मुतमईन है, आम आदमी को इससे कोई परेशानी नहीं, आम आदमी से ये झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये सिलसिला है जी बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, अगर आप टाइम थोड़ा कम है मुख्तसर जवाब दे दें। एक यहाँ पे कहा जाता है तमाम लोगों को जो अमेरिकन पॉलिटिक्स एक हद तक फॉलो करते हैं या करना चाहते हैं कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स जो है वो हमेशा बेहतर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो जॉर्ज बुश क्यों ना हो, वो एक हद तक डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना हो। एक तो ये सवाल है कि ये इसमें कितनी सच्चाई है, और दूसरा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एक टर्म थी जब वो आए थे और जब बानी पीटीआई
वाज इन पावर, जी तो वो उसके अंदर एक ट्रजेक्टरी बिल्कुल डिफरेंट थी अमेरिका की, एक जंगी सूरत-ए-हाल भी एक हद तक थी। अब चूंकि ये सारे मामलात और पाकिस्तान इतना रेलेवेंट नहीं रहा, तो अब इज़ अ रिपब्लिकन प्रेसिडेंट गुड फॉर द कंट्री या एक डेमोक्रेट एक बेहतर है? देखिए, मैंने जो इतने बरसों से मैं यहाँ रह रही हूँ और देख रही हूँ चीज़ों को, उसमें ये लोग जो अमरीकी, जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया था कि जो अमरीकी पॉलिसीज हैं उससे इनहराफ नहीं करती। जो इनकी पॉलिसी है, जो इनकी फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी है, वो वही रहेगी। थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं चीज़ें, वो भी यानी जिसे कहते हैं ना आशिकतोई के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि अगर ये आ जाते हैं ट्रम्प या, तो सिर्फ इनकी वजह से बेहतरी आ जाएगी। मैं नहीं इस बात को समझ सकती हूँ कि ये दुरुस्त है। इसमें मतलब पाकिस्तान का भी रोल देखना होगा हमें कि पाकिस्तान किस हद तक अपने आप को सामने लाना चाह रहा है। वो भी तो नहीं, हम भी तो नहीं कुछ कर रहे हैं ना। जी चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया जरा साहिबा, आपने टाइम अब आपने आगे भी जैसे शोज़ करने उनको फिर दावत देंगे, फिर गपशप लगाएंगे सर। अच्छा, तो सर ये उनका एक मौक़िफ़ तो आया ऑन द ग्राउंड, थोड़ा सा पता चला उनकी कुछ बातें जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी इस लिहाज से कि वहाँ जो एक कम्युनिटी के अंदर एक जो मामलात चलते हैं और उस चीज़ के अंदर जमहूरी जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी इंट्रेंच्ड हैं, ये भी बड़ा एक फैक्टर होता है। और इसलिए मैं जो शुरू में मैंने कहा कि ये चाहे जमहूरी निज़ाम उनका शायद बेस्ट ना हो, लेकिन इलेक्शन बहुत बड़ा होता है यकीनन। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि जिस तरह से मैंने भी शुरू में जिक्र किया था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का सोचने का अंदाज़ ही पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। मतलब वहाँ पर जब ये पॉलिटिक्स करते हैं या जब किसी इन्फ्लुएंशियल जगह पे जाते हैं या जब किसी सेनेटर से मुलाकात होती है, तो बजाय कि इन रोड्स बनाने के अमेरिका के अंदर वो बैक होम की बात कर रहे थे। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले तो हमने सर ज़रा लेआउट कर दिया अमेरिकन इलेक्शन का क्या है, और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कल और परसों हम बाकायदा इसको पूरा शो जो है वो कवर करेंगे अमेरिकन इलेक्शन को। लेकिन सर मुल्क के अंदर ही बड़ी चीज़ें हो रही हैं सर, उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। कल के रोज़ सारा हमने वो मनाजर देखे टीवी के ऊपर ही, बोल पे ही, कि जो PIA की नजकारी का सारा सिलसिला है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगज़ेब हैं, उन्होंने कहा था कि इस साल के एंड तक ये प्रोसेस जो है ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और PIA प्राइवेटाइज हो जाएगा। इस पर थोड़ी तनकीद भी हुई और कुछ लोगों ने कहा कि ये अच्छा है अगर हो जाए। तनकीद इस तरह से थी कि जी इतनी जल्दी करेंगे तो मामलात जो हैं वो शायद उस तरह से आप सारे कर ना सकें, ठीक, ये तनकीद थी। लेकिन हमने देखा कि सर हम इस वक्त स्पीडी लेजिस्लेशन जो है उसके अंदर हम दाखिल हो गए। जिस तरह से आईनी तरमीम जो है हमने स्पीडी तरह से की है, इसको भी हम नजकारी के अंदर भी वो हम स्पीड जो है वो लाना चाह रहे हैं। तो मसला ये हुआ सर कि कल के दिन जब बिडिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो ये खबरें पहले से भी थी कि एक बिडर जो एक रियल इस्टेट डेवलपर हैं वो इसके अंदर शरीक हुए और उनकी जो बिड थी वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही लो थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो फोरसी कर रही थी तकरीबन 75 से 85 बिलियन रुपया इसके अंदर जो है वो बिड आएगी। तो इन्होंने जो थी वो 10 बिलियन की बिड की थी, जो कि बहुत लो है। तो जाहिर है उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर इनको कहा कि आप इसको रिकन्सिडर कर लें। एक तो ये चीज़ हुई सर। उसके बाद ये कहा गया कि अब जो आगे जाते हुए जब भी इस चीज़ को हम खुदा न खास्ता कोई डोमेस्टिक हमारा इन्वेस्टर इसके अंदर नहीं आता या बिडिंग के अंदर से ही पास नहीं होते, तो फिर ये किसी इंटरनेशनल कंपनी की तरफ जाएंगे। और ज़ाहिर है फिर जब इंटरनेशनल कंपनी होती है तो वो लवाजमात जो होते हैं उस चीज़ को कराने के लिए वो डिफरेंट होते हैं और मतलब वो 85 बिलियन वाला फिर शायद मार्क वो रीच ना कर पाए। इसके अंदर जो 2-3 हिकअप्स हैं वो बेसिकली ये हैं कि एक तो फ्लीट जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर से ऑपरेशनल प्लेन्स बहुत कम है और जो ऑपरेशनल हैं भी वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं है जो इंटरनेशनल आपकी बाकी एयरलाइंस हैं उनके मुकाबले के नहीं है। एक ये मसला। उसके साथ साथ जो हम हमेशा इस शो पे बात करते हैं कि जो भी आएंगे इस बेसिकली PIA के लिए वो इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे कि इनके जो एग्जिस्टिंग करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्होंने आगे लेके जाने, ये गवर्नमेंट की एक डिमांड है। उसके साथ साथ जो PIA हैं उनमें से जो कि चंद बंद हैं
उनको भी रीनेगोशिएट करना पड़ेगा खुलवाने के लिए। ज़ाहिर है जितने रूट्स होंगे आप उतने आप लुक्रेटिव हो सकते हैं। अभी हमारे रूट्स ऑन पेपर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे काफ़ी सारे बंद हैं, वो भी करना पड़ेगा। और जो हमारे एसेट्स हैं, जो रूजवेल्ट होटल है और जो बाकी हैं, वो इसके अंदर नहीं है। एंड जो डेट का मामला है, जो एग्जिस्टिंग डेट है, उसके अंदर एक होल्डिंग कंपनी, लेकिन उसका सर्टन पोर्शन हमने सुना है कि वो जो कंपनी जो आएगी वो अब्जॉर्ब करेगी। तो ये बड़ा टॉल ऑर्डर बन जाता है। वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, उनके लिए ये बड़ी एक संजीदा मामलात हैं, क्योंकि एयरलाइन बिजनेस जो है एक तो बहुत बहुत कम्पिटिटिव हो चुकी है, और ना सिर्फ ये बल्कि उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, टर्न अराउंड करने के लिए भी कोई ये 1-2 महीने 2 साल 1-2 साल की भी बात नहीं, काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सारे मामलात हैं, इनके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। यकीनन सर, इसमें ना बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्क्लेमर दे दें कि ये सारी जो बातें हम कह चुके हैं और कहने जा रहे हैं, ये वो हैं जो हमने किसी तरह से कोशिश की है पता करने की। बिकॉज अदरवाइज़ कोई हमें ये ब्लेम ना करे कि आपने रिसर्च नहीं की। रिसर्च कहाँ करनी थी? गवर्नमेंट ने हमारे साथ, आवाम के साथ कोई चीज़ शेयर ही नहीं की। मतलब ये जो 7,000 एम्प्लॉयज़ रिटेन करने हैं, ये सारी ज़िंदगी के लिए करने हैं, ये 2 साल के लिए करने हैं, 5 साल के लिए करने हैं, इनकी पेंशन देनी है नहीं देनी। मतलब वो जो आप बता रहे हैं कि एक होल्डिंग अकाउंट है, वो कितने % वो रखेगा, कितना क्या होगा, ये बातें हुकूमत ने, सरकार ने बॉदर ही नहीं किया किसी के साथ शेयर करना। सो इनके इस किस्म की चीज़ों के बाद जिसके पास ये मर्जी कंपनी जाए, अगर उसके आपको हुकूमत बदलने के बाद इस तरह की आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाएं कि जी डील ट्रांसपेरेंट नहीं थी, तो इसमें फिर वही बात है कि किकबैक्स हो ना हो। बात ये आपने किसी भी वजह से जब बात छुपा ली, तो फिर शकूक व शुबात को आपने आने की इजाज़त खुद दे दी। ये है पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये जिस तरह से आपने कहा कि ये फौरी तौर पे हो सकता ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए ना आपके पास पूरी पॉलिसी होनी चाहिए। वो पूरी पॉलिसी जो है वो अप्लाई होगी तमाम एयरलाइंस पे, सिर्फ इस पे नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि बग़ैर नाम लिए एक बिजनेसमैन जिनको हुकूमत चाहती थी कि वो इसमें बिड करें, उन्होंने नहीं की। उन्होंने एक बड़ा बेसिक सा एतराज़ लगाया, पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि जी 40% टैक्स लगा दिया आपने एयर टिकट पे। तो बेसिकली अब जो एयरलाइंस हैं, ये तो FBR के कलेक्शन सेंटर है। ये अब हवाई जहाज़ या उड़ाने का या ट्रांसपोर्टेशन का तो बिज़नेस ही नहीं रहा। ठीक है, अब ये पूरी पॉलिसी अगर आपने देखनी है तो ये कैसे चेंज होगी इस बिडिंग से पहले? दूसरी चीज़ होगी। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जी हमने इंटरनली ना हुआ तो फिर हम एक्सटर्नल जाएंगे। जी, आइडियली तो होना ही ये चाहिए था कि एक्सटर्नली होता। ठीक है, वो उसमें क्या फ़र्क था कि जिस तरह से आप नहीं है कि हमारे पास रूट्स तो हैं बड़े अच्छे, लेकिन वो भी ऑपरेशनल नहीं है। जहाज़ हमारे पास है नहीं, स्टाफ हमारे पास इतना बड़ा है जिसका हमें पता नहीं है क्या करना है। तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? हम इसीलिए, आपको याद होगा, मैं और आप इसी शो पे ये कहते होते थे कि जी इसको 1 रुपये में बेच दें। ठीक है, वो बस आके इसको संभाल लें, इसको, इसका जो नुकसान है वो कम करवाना शुरू कर दें। मतलब आप पैसे कमाने की कोशिश मत करें इसमें से। इनको ये लगा कि हम लोकली करेंगे तो हम इसमें से इनिशियली कुछ ले सकते हैं। अगेन वो नहीं हो सका। चौथी और आखिरी बात, ठीक है, इन्वेस्टर लोकल हो या इंटरनेशनल हो, मुझे बताएं इस वक्त सब इन्वेस्टर्स के जहन में एक बात चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी? वैसे तो पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्ट करता है ना, उसका मसला होता है कि यार कल को हुकूमत बदल गई तो क्या होगा। यहाँ पे आपको पता है जब हुकूमत बदल जाती है ना तो फिर नैब केसेस भी हो जाते हैं, फिर अदालतें भी आ जाती हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। लेकिन वो भी अब दूर की बात है। अब तो सबके जहन में ये चल रहा है कि भाई हुकूमत ना भी बदले, अगर इन्होंने कुछ अरसे बाद कह दिया कि रीनिगोशिएट, तो हम क्या करेंगे? सर, एक तो ये बहुत आपने अहम बात की है कि क्योंकि देखिए अब हम एक रीनिगोशिएशन का सीज़न चल रहा है। वो IPPs हों, वो और चीज़ें हों, उनके अंदर हम चाह रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन करें प्रोसेस को, जो कि ठीक है। लेकिन उसमें एक सबसे बुनियादी मसला ये कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जब आप इसको रीविजिट करते हैं ना, तो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक एग्रीमेंट में होती हैं जी कि हम रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमें ये पता सुना है हमने कि जिस तरह से रीनिगोशिएशन हो रही है वो एक पार्टी करना चाह रही, दूसरी पार्टी नहीं करना चाह रही। अच्छा, अब PI के ऊपर भी आ जाएं आप, तो एकदम से क्या हुआ कि बिडर्स जो थे इतने, जो मतलब हमारे मुल्क के टाइकून्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने बिडिंग में हिस्सा ना लेने का फैसला कर लिया। कुछ तो हुआ होगा,
कोई गवर्नमेंट के साथ ही कोई मामलात होंगे, या एकदम से उनको गवर्नमेंट की जो वो वाली पॉलिसी है जो आपको और मुझे नहीं पता, वो उनसे शेयर की गई होगी, जो शराइत है उसके अंदर, उन्होंने कहा यार इसकी तो समझ नहीं आ रही। क्योंकि ज़ाहिर है सर, ये जब तक बिड से पहले ना बड़ी चीज़ें तय हो चुकी होती हैं। अच्छा, दूसरा सर कि चले ये तो हो गया ना, आपके पास एक बिड आई है, अब वो बिड प्रॉब्ली मतलब जो जिस लेवल पे वो आए हैं उनको ये कहा गया है कि जी आप फिर से इसको थोड़ा सा रिविजिट करें, वो कितना को ऊपर चले जाएंगे, तकरीबन कोई 100% भी ऊपर चले जाएं तो इनकी जो डिमांड या आस्क थी उससे तो 80% नीचे रहेंगे, उससे ऊपर नहीं आ सकते। अच्छा, उसके साथ साथ सर मुझे एक और चीज़ नहीं समझ आती कि यहाँ पर हम इस सारी चीज़ को करना चाह रहे हैं कि जल्दी भी हो, ठीक भी हो, अच्छा भी हो। वो थोड़ी क्रैश मिसाल है, लेकिन मैं उसको ज़रा टोन डाउन करके बताता हूँ कि आपने किसी से हाथ मिलाया तो उसने अपना बाजू पकड़ लिया आपका। ये जो एक तरीक़ेकार है बिज़नेस करने का यहाँ पे कि जी करना है तो बेस्ट करना है, बिगर करना है, ह्यूज करना है, डैम बनाना है तो उसकी दीवार जो सबसे बड़ी होगी, यहाँ पे अगर खैर से कोई इमारत खड़ी करनी है तो वो एशिया में रिकॉर्ड हासिल करे, को अंडरपास भी बनाना है तो वो इतना लंबा हो कि हम उसके अंदर रिकॉर्ड कायम कर जाए। ये देखें ना, ये एक पॉलिसी, इसके अंदर भी थोड़ा सा मुझे इसका अक्स नज़र आता है, और ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी डेट्रीमेंटल हैं। यहाँ पे हमने ब्रेक पे जाना है, इसी पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूँगा। सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले पीआई की डिस्कशन हो रही थी, तो सर मैं कह ही रहा था कि जो ये बिग एंड बोल्ड और सारी जो पॉलिसी है करने की, वो ना एक हद तक चल सकती है। उसके साथ ये लफ्ज़ होते हैं, इसे कहते हैं सत्तू, कहते हैं सत्तू। मैं समझा देता हूँ। बेसिकली पीछे सर आपके पास ना कुछ ढेर सारा ना होना चाहिए मवाद, वो पैसे भी हो सकते हैं, वो पावा भी हो सकता है, वो आपके पीछे जिसको बैक कहते थे वो, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। असल में मसला ये वो नहीं है इस वक्त हुकूमत के पास तो नहीं है। तो जब सत्तू नहीं पड़ा तो उसके बाद इसको आप 85 के ऊपर किसी को प्रेशराइज तो नहीं कर सकते। बिड तो सर एक बड़ी पर्सनल चीज़ होती है जो बंदे की अपनी, वो देखता है कि यार मेरे में कितनी कैपेसिटी है इस चीज़ को एक्वायर करने के लिए, और फिर और भी बिडर्स हों तो और मज़ा आता है, क्योंकि फिर आप इंक्रीज़ करते हो। एक सोल बिडर अगर एक चीज़ में आ गया है तो फिर तो वो जो बिड दे रहा है वही बिड है, तो इसके साथ कोई मुकाबला नहीं हो सकता। फिर ज़ाहिर है आप उसको थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग करके कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो कर रहे हैं, बट आर्म ट्विस्टिंग करके कह सकते हैं थोड़े से और आप पैसे निकालें। तो ये इस तरह तो ये मामलात हमने कभी देखा नहीं होते हुए, और हमें सर उसके साथ साथ मैं कहता चाहूँ ये भी शौक़ है कि हम जो हैं रिकॉर्ड भी को कायम करें। तो उस रिकॉर्ड कायम करने के सिलसिले में, बिगर एंड बोल्डर होने के सिलसिले में, ये ना हो कि आपके पास एक जो बिडर है वो भी जाए और उसके बाद और आना भी ना चाहे। देखिए, हम तो इसीलिए बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि जब बिकना होगा बिक जाएगा, आप फौरी तौर पर इसके ऑपरेशंस बंद कर दें, ठीक है। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे खुदा ना खास्ता कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको निकाल दें, अगेन आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उनको आप तनख्वाह दें, लेकिन जब इसके ऑपरेशंस बंद होंगे ना तो कोई बहुत ज़्यादा ये रेवेन्यू कमा नहीं रही। आप अगर सबको तनख्वाह दे दें और ऑपरेशंस बंद कर दें तो यू विल एक्चुअली सेव मनी इंस्टेड ऑफ लूजिंग मोर मनी। पहली बात, मैं इसकी एक बुनियादी मिसाल और दे देता हूँ कि एक दफ़ा वो मुझे यूपीएस की बैटरियाँ और यूपीएस सब इकट्ठे ख़राब हो गया, नया लेना था, तो मैंने सोचा थोड़े और पैसे डाल के जनरेटर ले लेता हूँ। वो जब मैंने जनरेटर ले लिया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इतना बड़ा ख़र्चा है, ये हर 15 दिन बाद इसकी सर्विस होती है, 8 दिन बाद ख़राब हो जाता है, इसमें पेट्रोल डलता है, ये मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मैंने दोबारा ये सोचा कि इसको बेच के अब यूपीएस लगवाया जाए। कुछ 6 महीने मैंने कोशिश की, लेकिन वो नहीं बिका। फाइनली मैंने उसको बंद करके रख दिया। फिर कुछ अरसे में पैसों का इंतज़ाम हुआ तो मैंने यूपीएस लगवा लिया। अगर मैं जनरेटर ही ठीक करवाता जाता तो कभी यूपीएस दोबारा लेने के पैसे ही ना जमा होते। और बाय द वे कुछ अरसे बाद एक कबाड़िया आके उठा के ले गया जनरेटर। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप पीआईए के जो रूट हैं वो बिक जाएंगे जिस दिन बिकने होंगे, आप फिलहाल इसके ऑपरेशंस बंद कर दें सर, क्योंकि ये मिलियंस एवरी मंथ टैक्स पेयर को कॉस्ट कर रहा है। सर बिल्कुल। और सर ये भी देखना है इसको, आप गवर्नमेंट को सर हम थोड़ा सा इसको मुस्बत नज़रिए से भी देख सकते हैं कि ये भी रिकॉर्ड कायम किया हमने कि हमने एक अपना नेशनल कैरियर बंद ही कर दिया। मतलब ये नहीं कि प्राइवेटाइज किया या किसी को दे दिया, हमने बंद ही कर दिया। ये इन इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है, इसको ऑन करें आप कि भाई नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, इस पर कोई तनकीद नहीं कर सकता। मैं जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं जी, कि नहीं होना चाहिए जी। एट व्हाट कॉस्ट? असल में सवाल सर एंड ऑफ द डे हर चीज़ में, कारोबारी मामलात में और कंपनीज की हद तक होता है कि एट व्हाट कॉस्ट। तो इस चीज़ को ऊपर अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा नज़रसानी करे
और आगे जाते हुए इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें और उसके बाद जब वक्त होगा निकाल लेंगे हम बाहर। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर आपको लंदन ले जाना पड़ेगा सर, वहीं सारा आज कुछ सर सीन ऑन हुआ है। ये पे नहीं जा रहे हैं पीआई पे सर। सर मैं देखें आपको सर इस सोफे पे बैठ के किधर किधर की सैर कराता हूं। तो लंदन जाना पड़ेगा सर। अभी कुछ रोज़ पहले दो जो हमारे मुल्क के अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो लंदन पहुँचे, आगे पीछे मियां नवाज शरीफ साहब के जो ट्रैवलिंग प्लान्स थे वो हमें पता थे और वो तो डिले हो गए इसकी वजह से, आईनी तरमीम की वजह से, लेकिन अब मियां साहब जो लंदन पहुंच गए उनका भी भरपूर तौर पे इस्तकबाल किया। जो पीटीआई फॉलोअर्स हैं उन पे आते हैं। काजी भाई ईसा साहब भी लंदन की तरफ उन्होंने रुख किया और वो भी पहुंचे वहाँ पे। दोनों सिनेरियोज़ में हमने एक काफ़ी तादाद देखी जो वहाँ पे पीटीआई सपोर्टर्स हैं जो आज से साल एक पहले, सवा साल पहले बहुत मशहूर थे। जब भी कोई पाकिस्तानी सियासतदान जो पीटीआई का नहीं था तो उनके साथ एक रवैया उनका बड़ा एक क्रैश किस्म का होता है, उसके अंदर लैंग्वेज भी है, वो यहाँ हम दोहरा ही नहीं सकते अल्फाज जो उन्होंने बोलते हैं उनको, और उसके साथ साथ एक प्रोटेस्ट की हद तक तो ठीक है आप कर सकते हैं, इधर भी प्रोटेस्टिंग का एक तरह से अलाउड है, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल ही एक आपका फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। लेकिन जब आप एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब एयरपोर्ट पहुँचे हैं, उनको आप हाउंड ऐसे कर लें कि उनको पिछले दरवाजे से एयरपोर्ट इंतज़ामिया को निकालना पड़े, फिर उनकी गाड़ी तक आप पीछे भाग रहे हैं उनके, तो ये ज़रा टू मच है। हमने इसी शो पे बैठ कर अभी भी मुझे कहने में इसमें कोई मसला नहीं है कि ये हम इस चीज़ के बुनियादी तौर पे ख़िलाफ़ है। आपका प्रोटेस्ट हक है, आप इसको लॉन्च करवाएँ, आप अपने प्लेटफॉर्म से लॉन्च करवाएँ। कोई वीलॉगर है या कोई बंदा इन्फ्लुएंसर है, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, वो ज़्यादा वायरलिटी गेन करता है। अगर लेकिन मसला ये है कि सर कि अगर आपने खड़े होकर मियाँ साहब से आमने सामने तकरीबन होके, उनके फॉलोअर से आमने सामने होके गाल गलोच कर लिया, उसकी वायरल होने की जो डिमांड है और जितनी वो हो सकती है, वो कभी भी एक स्टैंड लोन प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। तो सर फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं, लोगों को तक मैसेज एक पहुँचाया जा रहा है कि, और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई तक मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि यार जो हम है ना, हमने नहीं छोड़ना है। देखिए बुनियादी बात ये है कि आज का ये सिलसिला नहीं है, जाहिर है दिन ब दिन ये ख़राब होता चला जा रहा है, लेकिन बहुत अरसे से आप देखें पैराशूटर्स आते हैं सियासत में हमारी, और मतलब वही बात है ना, कल को अगर खान साहब दोबारा हुकूमत में आए और वो शायान जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको सेनेटर बना दें, तो इससे मज़ीद तक़वियत मिलेगी कि जी यही रूट है। मतलब हम पहले भी कितने लोग देख चुके हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में जिनका क्लेम टू फेम ये था कि जी इनको हमने कभी अपने किसी पहले सियासी उसमें नहीं देखा, प्रैक्टिस में, बस ये एज अ बदतमीज़ आए और इनको इतनी पजीराई मिली कि इनको कोई ना कोई ओहदा देना पड़ गया। तो ये ही होगा अगर हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट यूनियंस, ये सारा कुछ अलाउ नहीं करेंगे। अगर एक बच्चा जो कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है आने का, और उसको ये पता लग गया कि ओके बदतमीज़ी वो एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं जगह बना सकता हूँ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तो यही होता रहेगा। अब इनको हमारी जो इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं, इस वक्त जो हमारी मुक़्तदर है, इनको ये समझने की ज़रूरत है कि आज जो भी आपको थ्रेटनिंग लग रहा है ये तो और 5, 7, 8 साल में नहीं रहेगा। मतलब इस वक्त हमारे जो मशहूर सियासतदान हैं तमाम पार्टीज़ के, दे आर ऑल ओवर 70, 10 साल बाद दे विल बी ओवर 80। कितनों में हिम्मत होगी इलेक्शन लड़ने की, जोड़ तोड़ करने की। ये जो आज प्रॉब्लम है ये आपके 10 साल बाद नहीं होंगे, लेकिन आपका ये प्रॉब्लम कि एक बच्चा सियासत में एंट्री किस तरह करता है, ये आपका प्रॉब्लम हमेशा रहेगा अगर आपने इसको आज फिक्स ना किया। सर ये आपने बिल्कुल ठीक बात की, और इसको आप इक्वेट कर लें कि हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री भी है, मतलब हम आए इस चीज़ के अंदर इफेक्टिवली हमारी इंक्रीज़ होना शुरू हुई है। ब्रॉडकास्टिंग जो है 2000s के बाद, क्या मतलब 2001, 2002 में, उससे पहले एक इफेक्टिवली प्रिंट मीडिया का एक दौर था और रेडियो होता था, तो उसके अंदर जो अखबारात पढ़ने वाले, कंज्यूम करने वाले लोग थे, मतलब वो भी सियासी खबरें थी, वो बड़ा एक ख़ास मखसूस एक तबका था जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है, जिसमें जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शामिल हैं। उसके अलावा जो यूथ थी तबकी और उसके अलावा जो बाकी लोग थे वो इतने फोकस नहीं थे उस चीज़ के ऊपर, सियासी चीज़ के ऊपर। उसके बाद पीटीआई के दौर के अंदर पीटीआई ने बिल्कुल एक कल्टिवेट किया है, एक क्रॉप ऑफ यंगस्टर्स जो कि सियासी तौर पे इंटरेस्टेड हैं। मीडिया ने भी अपना हिस्सा उसके अंदर डाला है, जिसकी वजह से लोगों को चीज़ें मिलती हैं। लेकिन सर मैं देख रहा हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जो है उसका आउटलेट कोई नहीं है। जब आपको
एक इनपुट कर दिया आपको कि यार ये सियासी मामलात हैं, जो भी आपकी वर्जन आपको पसंद आती है, उसके बाद उसको आपने सोच के उसके अंदर से कुछ उसका निचोड़ निकाल के आगे बोलना भी तो है। अब वो किसको बोल रहे हैं? या तो वो प्रोटेस्टिंग की सूरत में निकल रहा है, जो आपने लंदन में देखी चीज़ें, जो हमने डी चौक पे देखते रहते हैं हम चीज़ें, और उसके अलावा घरों में होती हैं, ड्राइंग रूमों में होती हैं, दफ्तरों में होती हैं चीज़ें, लड़ाइयाँ भी हो जाती होती हैं। तो कोई आउटलेट दें जहाँ पे इस सियासत को आप पॉजिटिवली चैनल कर सकें। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी हो सकती है, वो आपका एक बल्दियाती निज़ाम भी हो सकता है, उसके अंदर आपके निचले लेवल के लोग जो हैं वो इवेंचुअली ऊपर भी आ सकते हैं, और वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसके तहत वो ऊपर शख्स पहुंचेगा वो फिर ग्रास रूट से आया होगा। तो ये जो है चीज़, इसकी आपको इवेंचुअली फ़वाइद जो हैं वो आप इंजॉय करेंगे, और लेकिन ज़ाहिर है सर इस तरफ किसी का रुझान नहीं। ये तो बल्दियाती वाली तो आपने इतनी बड़ी बात कर दी है। पाकिस्तान को बड़ा शौक है चाइना बनने का। सो इनको अंदाज़ा नहीं है कि जब ये कहते हैं ना कि चाइना में प्रोटेस्ट नहीं होते, चाइना में वो जो एक पार्टी है उसके खिलाफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, वरना जितने प्रोटेस्ट चाइना में होते हैं उतने शायद किसी और मुल्क में नहीं होते। लेकिन वो सारे प्रोटेस्ट क्या होते हैं, वो उनके बल्दियाती निज़ाम पे होते हैं कि जी मेरे सड़क पे ये ख़राब है, मुझे गली के पास ये नहीं मिल रहा। आप ये देखें वो कितनी अच्छी एक्टिविटी है, वो प्रोटेस्ट भी हो जाता है, लोगों का गुबार भी निकल आता है, नतीजतन मुझे यकीन है उनका काम भी हो जाता होगा, उनको लगता होगा उन्होंने एक बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ कर ली है, उनकी सियासत का शौक़ भी पूरा हो जाता होगा, और मुक़्तदरा जिसको हर वक्त ये डर लगता रहता है कि कोई उनके बारे में बुरा ना सोचे, उन तक बात भी नहीं पहुंचती। इस वक्त तो सबसे बड़ी साजिश जो हमारी मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ हो रही है, वो उनको ये बताया जा रहा है कि जी आपको मतलब बेसिकली उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं। वरना उनको क्या एतराज़ हो सकता है पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से, उनको क्या एतराज़ हो सकता है दीगर सूबों में बल्दियात में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत पहुंचाने में, लेकिन वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। और इस वक्त जो वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो बल्दियाती निज़ाम है। बिल्कुल सर, आप पर मैं इस शो पे मतलब तो ब्रोकन रिकॉर्ड बन गए, हम ये बात करते रहते हैं, और ज़ाहिर है हमारा एक ऐसे नहीं कि हम नहीं कर सकते, ये चीज़ बड़ी आसानी से हो सकती है अगर इसके अंदर एफर्ट हो, और थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं पावर्स जो हैं वो ट्रिकल डाउन की जाएँ। लेकिन ज़ाहिर है ये मामलात जो हैं आप और मैं बात करें एक और बात है, कुछ सुन के इसके ऊपर अमल करें एक बहुत मुख्तलिफ बात है। बहरहाल वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।